हेलो एवरीवन। तो चलो आज मोल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। तो देखो मोल कॉन्सेप्ट में ना सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, फिर क्या स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स का उसको, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में और इंटरेक्शन ऑफ मैटर्स के बारे में स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, फिर सबसे बेसिक यूनिट आता है क्या, एटम्स। एटम्स में क्या आता है कि जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो एलिमेंट्स होते हैं ना सिंगल, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा मॉलिक्यूल्स। ये रहा मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में क्या आता है, मोर देन वन एटम जो प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है O2, इसमें 2 ऑक्सीजन है, H2O वाटर, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूल्स हो गए। मॉलिक्यूल्स हमारे 2 तरह के हो गए, एक हो गए होमोएटॉमिक, एक हो गया हेटेरोटॉमिक। होमोएटॉमिक में क्या होता है, देखो सेम टाइप के सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि S8, इसमें जितने भी एटम्स हैं सारे सेम टाइप के हैं। P4, O2, O3, C60, ये जितने सारे हैं वो क्या है, होमोएटॉमिक है। फिर हेटेरोटॉमिक में क्या होता है कि मोर देन वन एटम इज प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब अलग अलग टाइप के एटम मिल करके यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि CO2, H2O, H2SO4, H3PO3 ये। फिर आते हैं हम एटॉमिसिटी पे। देखो एटॉमिसिटी में क्या होता है कि कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, जैसे हमारा S8 मान लो एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है, 8। फिर जैसे मेरा एक है P4 में कितने एटम्स प्रेजेंट है, 4, तो एटॉमिसिटी 4 हो गया। ठीक है, इतना सही है। फिर देखो एक क्या है मॉलिक्यूल्स और एक है मेरा एटम। तो मॉलिक्यूल्स अगर मेरे पास गिवन है और हमको बताना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितना है, तो हम उसको एटॉमिसिटी से इनटू कर देते हैं। ठीक है, एंड वही क्या है मेरा नंबर ऑफ एटम्स अगर मेरे पास गिवन है और हमको बताना है कि मॉलिक्यूल्स कितना है हमारे पास, तो हम उसको एटॉमिसिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो ये वाला एक चीज़ है जिसको याद रखना। ठीक है, फिर हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या है मेरे पास, सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन, फिर है प्रोटॉन, फिर है न्यूट्रॉन, 3 होते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले हम उसके ऊपर चार्ज देखते हैं, चार्ज कितना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। प्रोटॉन में भी सेम चार्ज होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन बस साइन चेंज होता है, यहाँ पे प्लस होता है। एंड न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। फिर बात किया जाए मास का, तो मास में क्या होता है कि 9.1 × 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का मास है। फिर प्रोटॉन में 1.67 × 10⁻27 kg प्रोटॉन्स का मास है। एंड न्यूट्रॉन में भी सेम मास होता है, बस अगर देखा जाए तो न्यूट्रॉन जो होता है वो हल्का सा ज़्यादा मास रखता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। ठीक है, जब हम एग्जैक्ट देखें तो। फिर आते हैं हम रिलेटिव चार्ज में। रिलेटिव चार्ज क्या कहलाता है मेरा, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके ऊपर -1 चार्ज होता है, जो प्रोटॉन्स होता है उसके ऊपर +1 चार्ज होता है, एंड जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर 0 चार्ज होता है। ठीक है, एंड उसके बाद आता है रिलेटिव मास का टर्म। रिलेटिव मास में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर 0 AMU होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर 1 AMU होता है, एंड न्यूट्रॉन्स के ऊपर भी 1 AMU होता है यहाँ पे। तो अब आगे देखते हैं। देखो क्या होता है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, वो कहीं छोटा होता है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन से। ठीक है, एंड उसके बाद आता है मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन से कंपेयर करते हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को हम जब 1837 टाइम्स उसको डिवाइड करते हैं तो जाके हमारा आता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना टाइम्स छोटा है। ठीक है, एंड उसके बाद आता है 1 AMU। इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक यूनिट मास भी कहते हैं, और ये यूनिफाइड मास भी होता है। एंड उसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, तो देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स जब हम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक्स होता है, ठीक है, ये जो एक्स होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एटम्स के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। एंड उसके बाद ऊपर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे में एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जो नीचे वाला होता है एटॉमिक नंबर Z, वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है ये हमेशा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव एंटिटीज़ होता है। हमेशा याद रखना कि जो Z होगा ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, एंड अब ऊपर वाला देखते हैं मास नंबर। मास नंबर किसको बताता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बताता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो हमारा बताता है ये मास नंबर। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे मेरा एक एटम है वो 2 टाइप का होता है। एक अनचार्ज होता है, यानी कि नॉर्मल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ रहता है, या फिर उसको न्यूट्रल भी बोल देते हैं, या फिर क्या होता है आइसोलेटेड बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ही बराबर होता है। ठीक है, एंड जब हम क्या करते हैं किसी चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, चार्ज पार्टिकल्स से मतलब है आयंस। ठीक है, आयंस के बारे में अगर बात किया जाए तो आयंस में क्या होता है, अगर मान लो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है तो वहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम जानते हैं ये निकालना, उसमें हम क्या करेंगे, चार्ज को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज
आयंस, ठीक है। जैसे कि नेगेटिवली चार्ज एटम्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर हम उसमें देखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसमें हम क्या करेंगे चार्ज को ऐड कर देंगे, ठीक है। कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमको निकालना है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के लिए तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में हम जितना उसके ऊपर चार्ज गिवन होगा उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा क्या बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है। रुको यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। फिर उसके बाद आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं तो ए माइनस जेड, यानी कि जो मेरा मास नंबर है उसमें हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाता है। फिर उसके बाद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या होता है हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि सेम एटॉमिक नंबर होता है, नीचे वाला जो होता है ना जेड वो क्या होता है सेम होता है, ऊपर जो मास नंबर लिखते हैं वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अब देखो जो एटॉमिक नंबर यानी कि जेड मेरा सेम है तो जेड किसको बताता था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी मेरा क्या होगा सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, ठीक है, यानी कि हम क्या करते थे ए माइनस जेड करते थे ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो मेरा डिफरेंट आ जाएगा क्योंकि इसका मास नंबर क्या होता है डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोटोप्स के बारे में समझ आ गया। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में बताया गया, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, ये क्या होता है 3 हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, ठीक है। और ये जो होता है ना ट्रीटियम ये रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। और मैक्सिमम आइसोटोपिक इफेक्ट्स जो होता है वो कौन शो शो किया जाता है हाइड्रोजन में। अब देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है किसका, ऑक्सीजन का। यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है ना देखो सबका क्या है, नीचे जेड जो है वो सेम है लेकिन यहाँ पे क्या है ए जो है सबका डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक तरह का आइसोटोप्स है। यहाँ पे कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में दिखाया गया है, ये भी क्या है देखो सबके नीचे में क्या है मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरा सेम है यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है, मास यहाँ पे क्या है डिफरेंट है, ठीक है। ये हो गया पूरा। अब देखो आइसोटोप्स के बारे में जब इतना पढ़ लिया तो ये भी पता होगा कि आइसोटोप्स में क्या होता है कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे सेम हो जा रहा है लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या हो रहा है डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में मेरे पास क्या है वाटर, देखो 2 तरह का वाटर होता है, एक H2O होता है, एक क्या है मेरे पास D2O, यानी कि वाटर जो होता है ना ये जो होता है ना H2O ये नॉर्मल वाटर है, D2O ये हैवी वाटर है, ठीक है। तो दोनों का क्या होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा ये दोनों का डिफरेंट होगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम देखते हैं किसके बारे में, देखो एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। तो जो एवरेज एटॉमिक मास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे है ना क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो एवरेज एटॉमिक मास इसको निकालने का क्या तरीका होता है कि सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं हम लोग इसको आइसोटोप्स के लिए, ठीक है। और ये जो होता है इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि परसेंटेज अबेंडेंस दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, ठीक है, कि इतना परसेंटेज अबेंडेंस ये नेचर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो गिवन होता है। उसको हम क्या करते हैं उसके आइसोटोपिक मास से हम उसको इंटू कर देते हैं और उसको 100 कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, ठीक है। तो मेरा एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद तो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग आइसोटोप्स के बारे में देखें क्या होता है पूरा, फिर एवरेज एटॉमिक मास देखें कि एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए डिफाइन करते हैं, जो आइसोटोप्स होता है उसके लिए। निकालते कैसे हैं फॉर्मूलाज, ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे रही हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। देखो ये फॉर्मूला जो है ना ये बहुत अच्छे से याद रखना। एंड उसके बाद आते हैं हम लोग आइसोबार के ऊपर। आइसोबार क्या होता है कि वैसा कंपाउंड होता है जिसमें क्या होता है कि जो मास नंबर होता है ना वो क्या होता है सेम होता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे क्या आ जाता है डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। आइसोबार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है मास नंबर सेम हो रहा है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जा रहा है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेरे पास क्या है कार्बन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। देखो कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन का आइसोटोपिक मास एक में 14 भी था, नाइट्रोजन का मास तो 14 होता ही है और यहाँ पे दोनों का मास तो सेम हो जा रहा है लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है जो एटॉमिक नंबर है देखो दोनों में डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है आइसोबार्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल सही था। एंड उसके बाद एक और एग्जाम्पल आता है क्या पोटेशियम का और कैल्शियम का। पोटेशियम और कैल्शियम में देखो यहाँ भी क्या है कि मेरा जो मास नंबर है वो क्या है कि बिल्कुल सेम है लेकिन यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे कि सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है। ये देखो सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है सेम होता है लेकिन यहाँ पे क्या होता है प्रोटॉन्स जो होता है वो क्या होता है डिफरेंट होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट याद रखना। तो प्रोटॉन्स यहाँ पे डिफरेंट होता है। एंड उसके बाद अब हम लोग देखते हैं आगे आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होता है देखो ये छोटा टर्म्स हैं जो कि आने चाहिए, ठीक है। तो आइसोटोन्स में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम निकालते थे ए माइनस जेड करके निकालते थे, वो मेरा क्या है यहाँ पे सेम है। जैसे कि देखो ये कार्बन है ये ऑक्सीजन है, इसमें क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे ए माइनस जेड करेंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है बिल्कुल सिमिलर आ रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये आइसोटोन्स है, ठीक है।
फिर आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, 3 एग्जाम्पल है, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालना है वो तो पता ही है कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे ये तीनों है, तीनों का हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। तो हम निकालते थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में से, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें माइनस कर देते हैं, ठीक है, जितना चार्ज गिवन है उतना। तो यहाँ पे भी निकाले 10 आया, यहाँ पे निकाले 10 आया, यहाँ पे निकाले 10 आया। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आता है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स देखो इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटॉमिसिटी सेम होता है, ठीक है। जैसे कि CO2 हो गया, NO2 हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि एटॉमिसिटी तो 3 ही है। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कैलकुलेट किए तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 22 आया एंड इसमें भी 22 आया। तो यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम आते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, एक लाइन बोला गया है कि ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आइसोस्टर्स जो जितने होंगे उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो होगा ही, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये मेरा ट्रू है, ठीक है। एंड उसके बाद हम पढ़ते हैं आइसोडायफर्स। यहाँ पे क्या होता है कि सेम नंबर, इस चीज़ से ना मत देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंसेस, ठीक है, वो क्या होना चाहिए कि सही होना, मतलब सेम होना चाहिए और नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको एग्जाम्पल से समझो, ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। जैसे कि मेरे पास एक बोरोन है, एक कार्बन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, 5 है, 6 है। न्यूट्रॉन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा A माइनस जेड से। तो न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास आया 6, यहाँ पे आया 7, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका भी डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया, दोनों का डिफरेंस किया तो 1 आया, यहाँ भी 1 आया। तो जब ऐसा केस होता है ना कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंसेस सेम आ जाता है, तो हम उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, आइसोडायफर्स बोलते हैं, ठीक है, आइसोडायफर्स बोलते हैं। एंड आगे देखते हैं अब यहाँ पे क्या आता है, इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसके स्टेटमेंट से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है सबसे पहले कि जो मैटर होता है वो कंसिस्ट करता है वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स। मैटर जो होता है ना वो बहुत छोटा सा पार्टिकल को कंसिस्ट करता है एंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एटम्स के बारे में बात किया था। एंड उसके बाद बोला है कि ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स अगर सेम एलिमेंट का होगा, ठीक है, सेम एलिमेंट का एटम होगा तो उसमें आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होगा, जैसे कि साइज सेम होगा, मास भी सेम होगा एंड शेप भी उसका सेम होगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम तीसरा देखते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब डिफरेंट एलिमेंट की बात किया जाए तो वहाँ पे डिफरेंट मासेस होंगे एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होगा। एटम ऑफ सेम या डिफरेंट एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं, मान लो कोई भी 2 एटम है, ठीक है, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, अगर वो क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे एक दूसरे से, तो वो क्या करेंगे, कंपाउंड तो फॉर्म करेंगे, लेकिन जब वो कंपाउंड फॉर्म कर रहे होंगे तो वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे। जैसे आप ले लो वाटर का एग्जाम्पल, H2O, ठीक है। तो जब हमें वाटर बनाना है तो हम यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं, वो भी एक फिक्स रेशियो में कर रहे हैं कि हमें 2 हाइड्रोजन ही लेना है, 1 ऑक्सीजन ही लेना है, तभी मेरा वाटर बनेगा, ठीक है। और ये जब भी होता है ना, किस में होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है, ठीक है। अगर हम इसका रेशियो लिखें तो कितना होगा, 2:1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है, ठीक है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कुछ और स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो 2 एलिमेंट, मान लो कोई भी एटम है, वो भी 2 एलिमेंट का, जैसे A है या B है, 2 एलिमेंट है मेरे पास। अब ये कंबाइन कर रहा है, ठीक है, इन डिफरेंट रेशियो, अलग अलग रेशियो में कंबाइन कर रहा है, तो ये क्या करेगा, मोर देन 1 कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएगा अगर हम इसको अलग अलग रेशियो में कंबाइन करेंगे तो। एटम इन अ केमिकल रिएक्शन आर नाइदर क्रिएटेड, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, बस यही कि एटम्स जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम उसको फॉर्म कर सकते हैं ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये रीऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। तो ये तो पता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबसे ईजी सा डेफिनेशन, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो लॉ ऑफ डाल्टन्स जितना भी लॉ ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी था उसका मीन्स की स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं लिमिटेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होता है ना लिमिटेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो यहाँ पे क्या बोला था, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं मेरे, ठीक है, जैसे होता है ना हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, उसके बारे में क्या करता है, नहीं बताता है, ठीक है। ये आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताता है, आइसोबार्स के बारे में नहीं बताता है। और एलिमेंट, ये कह रहा है ना कि एलिमेंट जब कंबाइन कर रहा है एक दूसरे से तो ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि वो सिंपल होल नंबर रेशियो को फॉलो करे, ठीक है, ये भी इसका एक लिमिटेशन सी था। और ये एलोट्रॉप्स के बारे में नहीं बताता था, जैसे मेरे को पता है कि कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे डायमंड हो गया, फिर ये सब जितने भी होते हैं ना, तो उसके बारे में ये क्या करता है, अकाउंट नहीं करता, मतलब नहीं बताता है, तो ये भी इसका एक लिमिटेशन था। एंड देखो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का बात करते तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे देखो हम फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं, फिर हम क्या करते हैं,
इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड्स इसमें यूज़ करते हैं। फिर हम लोग प्रिजर्वेटिव्स में भी यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री का इन सब में बहुत बड़ा रोल है। फिर ड्रग्स में यूज़ किया जाता है केमिस्ट्री का, ठीक है। फिर पॉलीमर्स जो होते हैं उनमें, एंड सोप एंड डिटर्जेंट, ये जितने होते हैं ना सब में हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल होता है, यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं केमिस्ट्री को। फिर एक सिस्प्लैटिन आता है जो कि एक बहुत फेमस सा नाम है सिस्प्लैटिन, जो कि कैंसर थेरेपी में हम लोग उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। फिर टैक्सोल, ये भी कैंसर में यूज़ किया जाता है। फिर AZT, एजिडोथाइमिडीन इसका फुल नेम होता है, एंड इसको हम लोग यूज़ करते हैं एड्स की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड CFCs, ये क्या होता है कि ओजोन डेप्लीकेशन में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम आते हैं, अब देखो बेसिक पार्ट्स तो खत्म हो गया, तो अब हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैटर, ठीक है। तो मैटर में क्या होता है कि दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले तो देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है एंड केमिकल क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो जो हम लोग फिजिकली क्लासीफाई करते हैं तो सबसे पहले उसमें आता है मेरा सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये सारे क्या होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट है। एंड केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं पहले प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, फिर मिक्सचर के बारे में। तो जो एलिमेंट्स होता है और कंपाउंड होता है, ये क्या होता है कि प्योर का है ना क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस है। और जो मिक्सचर होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो दो टाइप का मिक्सचर भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब देखो यहाँ पे जो फिजिकली हम लोग क्लासीफाई किए थे सॉलिड, लिक्विड, गैस को, तो हम उसको है ना पूरा डिफरेंशिएट करते हैं कि सॉलिड में क्या होता है, नहीं होता, लिक्विड में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला है ना देखो शेप्स, सॉलिड में क्या होता है डेफिनेट होता है, लिक्विड में इनडेफिनेट होता है, गैसेस में इनडेफिनेट होता है। फ्लूइड मतलब फ्लो जो करता है ना उसका बात करें तो जो सॉलिड होता है वो तो फ्लो नहीं करता, लिक्विड करता है, गैसेस फ्लो करता है, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, सॉलिड में फिक्स वॉल्यूम होता है, लिक्विड में फिक्स नहीं होता, सॉरी लिक्विड में भी फिक्स होता है, गैसेस में फिक्स नहीं होता, ठीक है। एंड उसके बाद बात करें रिजिडिटी, रिजिडिटी सॉलिड तो ऑब्वियस है कि वो रिजिड होता है, लिक्विड नहीं होता, गैसेस भी नहीं होता। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें तो सॉलिड के अंदर क्या होता है बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हाई हो गया। फिर लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है एंड गैसेस में बहुत कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब सॉलिड में बहुत ज़्यादा है तो स्पेस तो ऑब्वियस है कि बहुत कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखें तो सॉलिड में बहुत कम होता है, लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, और गैसेस में तो स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ये पार्टिकल्स होता है बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। फिर डिफ्यूज़न का बात करें तो जो डिफ्यूज़न होता है वो क्या होता है सॉलिड में नेग्लिजिबल होता है, लिक्विड जो होता है उसमें बहुत स्लो होता है, एंड गैसेस में वेरी फास्ट डिफ्यूजन होता है, ठीक है। एंड कंप्रेसिबल अगर देखें कि हम लोग सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नो। लिक्विड बहुत लिटिल होता है एंड गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होता है। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज़, इसमें क्या होता है कि थर्मल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है सॉलिड के अंदर बहुत कम होता है। फिर लिक्विड का बात करें तो उसमें कुछ इंटरमीडिएट होता है एंड गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई। मोशन का बात करें तो जो सॉलिड होता है उसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होता है, ठीक है, इससे वाइब्रेट करता है। फिर यहाँ पे जो लिक्विड होता है उसमें वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशन दोनों टाइप के मोशन होता है, एंड गैसेस वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, ये सारे मोशन शो करते हैं, ठीक है। अब देखो डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई तो सॉलिड का ही होगा, फिर लिक्विड में इंटरमीडिएट और गैसेस में लोएस्ट डेंसिटी होता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद आते हैं ये वाला चीज़, देखो यहाँ पे क्या है कि सॉलिड है मेरे पास, लिक्विड है मेरे पास, और इधर गैसेस है मेरे पास, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड में अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं मेल्टिंग कर रहे हैं। फिर लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं वेपराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से जस्ट उल्टा इसमें जा रहे हैं तो कंडेंसेशन कर रहे हैं, ठीक है। और लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं फ्रीजिंग कर रहे हैं। लेकिन अब है ना कि डायरेक्ट जाना है यहाँ से यहाँ पे, सॉलिड से गैस पे जाना है तो सब्लिमेशन करेंगे, ठीक है। और गैसेस से अगर डायरेक्ट सॉलिड पे आना है तो उसको डिपोजिशन भी कहते हैं, ठीक है, डिपोजिशन हम लोग कर रहे हैं। अब देखो हम लोग पढ़े थे थर्मल एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे देखो थर्मल एनर्जी, इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, जैसे मान लो कि कोई भी पार्टिकल्स है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके अंदर क्या होता है पार्टिकल्स होता है, तो वो जो पार्टिकल्स के बीच में जो मोशन होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसके मोशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। तो पता है कि गैस में सबसे ज़्यादा मोशन होता है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो देखो थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा गैसेस में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर सॉलिड में होता है, ठीक है। एंड उसके बाद देखते हैं अब यहाँ से कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही है, जैसे कि एक्चुअल मास यूनिट, जिस चैप्टर्स है ना मोल कॉन्सेप्ट, तो एक्चुअली अब यहाँ से मोल वोल वाला चीज़ थोड़ा स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो देखो क्या होता है मास ऑफ एन एटम या फिर एक्चुअल मास, जब हम बात करते हैं कोई भी, मेरे पास एक एटम है XYZ कुछ भी एटम है मेरे पास, ठीक है, तो हम उसका अगर मास देखें, उस एटम का मास देखें, या फिर हम उसको बोले एक्चुअल मास कितना है किसी भी एटम का, तो हम क्या करते हैं कि जो मास नंबर मेरे पास गिवन था ना ऊपर में 1, ठीक है, उसको हम इंटू कर देते हैं किससे, मास ऑफ प्रोटोन से, ठीक है। तो वो मेरा आ जाता है कितना, एक्चुअल मास ऑफ एन एटम, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, जैसे ऑक्सीजन है, इसके ऊपर में मास कितना है 16, इसका एक्चुअल मास अगर बोलेंगे तो कितना बोलेंगे 116 इंटू मास ऑफ प्रोटोन पता ही है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। अब ग्राम में लिखें तो यहाँ पे -24 10⁻⁻24 ग्राम्स हो जाता है, ठीक है, ये चीज़। एंड उसके बाद आता है एटॉमिक मास यूनिट AMU का वैल्यू क्या होता है, हम लोग
जब भी लिखते हैं ना मास वगैरह तो उसमें लगाते हैं AMU। AMU का वैल्यू कितना होता है? देखो AMU को जब डिफाइन किया गया था ना सबसे पहले, तो कैसे डिफाइन किया गया था? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो कार्बन 12 है, ठीक है, कार्बन वैसा वाला कार्बन लिया गया जिसका मास 12 होता है, उसका कितना होता है? 1/12 हम लोग मास ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या था, जो देखो 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन ऑफ C12, ठीक है। तो मेरे पास देखो सबसे पहले 1/12 था, तो हम यहाँ पे 1/12 ले लिए, ठीक है। उसको इंटू कर दिया, किससे इंटू किए? 12 इंटू मास ऑफ प्रोटोन से, मीन्स कि जो मास ऑफ प्रोटोन मेरे पास था और 12 मास नंबर, तो हम दोनों को जब इंटू किए थे तो मेरे पास क्या आया था? मास नंबर आया था ना, एक्चुअल मास। तो यहाँ पे हम एक्चुअल मास लिया और उसको 1/12 से इंटू किए, तो मेरे पास कितना बच गया? सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ प्रोटोन के बराबर ही बच गया, ठीक है। मास ऑफ प्रोटोन्स के बराबर बच गया, तो 1 AMU का वैल्यू कितना आ गया? मास ऑफ प्रोटोन्स के बराबर आ गया, ठीक है। मास ऑफ प्रोटोन का वैल्यू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, तो ये भी आ गया मेरा वैल्यू, ठीक है। मास 1 AMU का भी वैल्यू इतना ही होता है। अब हम देखते हैं मास नंबर। तो मास नंबर पता ही है कितना था? जो मास नंबर होता है इंटू मास ऑफ प्रोटोन। तो मेरे पास है ना, अब देखो सबसे पहले क्या हो गया, एक्चुअल एटॉमिक मास हम देख लिए, एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। फिर AMU का वैल्यू कितना होता है वो भी देख लिए। अब हम बढ़ते हैं क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। देखो रिलेटिव है ना, हम लोग किसी के टर्म्स में, किसी के रिस्पेक्ट में इसको क्या करते हैं? रिलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट जो होता है उसको लेते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं किससे? 1 AMU से, था ना, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, तो हम इसको क्या किए? उससे डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, देखो यहाँ पे ये चीज़ हम इसको डिवाइड कर दिए, तो मेरे पास क्या आ गया? मास ऑफ 1 एटम जो होता है कितना होता है? मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटोन होता है। इसको हम इससे डिवाइड किए, तो ये सब मेरा कट पिट के आ गया कितना? मास नंबर के बराबर आ गया। तो मेरा जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? बिल्कुल यूनिटलेस होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि एक्चुअल मास यूनिट या फिर एक्चुअल मास यूनिट कितना होता है? मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटोन के बराबर होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ मास नंबर के बराबर होता है, ठीक है। एंड इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये क्या है? मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलो अब देखो मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जैसे देखो मान लो कि हम बोलते हैं 1 kg, ठीक है। मान लो कि हम कह रहे हैं 1 kg है मेरे पास, तो उसके आगे हम कितना लगाएंगे? ग्राम में अगर हमको उसको लिखना हो तो 1000 ग्राम लगाएंगे, ठीक है। या फिर मान लो अगर हम कहते हैं कि मेरे पास 1 डजन, ठीक है, 1 डजन मैंगो है, ठीक है, तो हम कहेंगे कितना मेरे पास है? टोटल 12 मैंगो है, ठीक है, हम इसको कह देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही होता है जब हम 1 मोल को बोलते हैं, तो जब हम 1 मोल का बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू Na पार्टिकल्स, या फिर 1 मोल, अगर हम बोल रहे हैं 1 मोल एटम तो 1 Na एटम हो जाता है, ठीक है। तो Na क्या होता है एक्चुअल में? ये जो होता है ना, ये एक एवोगैड्रो नंबर कहते हैं हम इसको, Na को, ठीक है। ये एवोगैड्रो नंबर का जो वैल्यू होता है कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। अगर इसको इन जनरल लिखते हैं तो 6 इंटू 10⁻23 भी लिख देते हैं, ठीक है। ये एवोगैड्रो नंबर है। ये क्या होता है? एक मोल का वैल्यू को बताता है, ठीक है, एक मोल के वैल्यू को बताता है। अब देखो यहाँ पे कि हम कह रहे हैं कि 1 मोल एटम है, ठीक है। तो 1 मोल एटम में कितना हो जाएगा मेरे पास? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हो जाएगा। इसको Na एटम भी कहा जा सकता है। मान लो हम कह रहे हैं कि 2 मोल मॉलिक्यूल, तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल कह देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आता है क्या? 5 मोल प्रोटोन। प्रोटोन जो होता है यहाँ पे देखो 5 है मोल, प्रोटोन मोल आया तो मोल का वैल्यू यहाँ पे रख दिए, ठीक है। तो मतलब मोल का जो वैल्यू होता है ना वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है, ठीक है। हम बढ़ते हैं मोलर मास के बारे में। किसी का भी हम लोग कहते हैं ना कितना मोलर मास है, ठीक है। तो मोलर मास क्या बताता है एक्चुअल में? कितना मास है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का, ठीक है। मतलब कि मेरे पास जो 1 मोल होता है ना, 1 मोल, ठीक है, इतना एटम का कितना जो मास है उसको हम लोग कहते हैं मोलर मास, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे पास आ गया पूरा पूरा। अब देखो मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है ऑक्सीजन का, ठीक है। ये मेरे पास है ऑक्सीजन, ठीक है। इसका मेरे पास सब कुछ दिया हुआ है, 16 मास नंबर दिया हुआ है, नीचे में एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। तो देखो अगर हम इसका सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास का बात करें तो जितना मास होता है उतना ही रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाता है, कोई यूनिट नहीं होता, तो सिंपल 16 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एक्चुअल एटॉमिक मास का बात करें, ठीक है, तो हम पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले कि एक्चुअल एटॉमिक मास अगर है तो 16 इंटू मास ऑफ प्रोटोन्स के बराबर होगा। 16 मास ऑफ प्रोटोन्स यहाँ पे लिख दिए, ये ग्राम के टर्म्स में हम लिख दिए, तो ये मेरा आ गया एक्चुअल एटॉमिक मास। अब अगर बात कर क्या होता है मोलर मास, जब हम बात करते हैं मोलर मास का ऑफ ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे क्या होता है कि मोलर मास सबसे पहले तो मोलर मास में हम लोग कितना लेते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स को लेंगे, क्योंकि ये
1 मोल के मास को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे इतना एटम्स है उसके मास को लिखेंगे, तो नंबर ऑफ जो एवोगैड्रो नंबर है उसको लिखे, उसके बाद मास नंबर लिखे, उसमें मास ऑफ प्रोटॉन्स को इंटू करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या है, ये एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है, और ये वाला जो है मेरे पास मास ऑफ प्रोटॉन है। जब हम इसको इंटू करते हैं तो ये किसके बराबर आ जाता है, 1 ग्राम के बराबर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा, 16 और 16 ग्राम हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो होता है, देखो Na और AMU, यहाँ पे देखो मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि Na जो होता है और AMU जो होता है, जब हम इसको इंटू करते हैं तो ये किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है, इसलिए वहाँ पे मास कितना आया, सिर्फ और सिर्फ 16 ग्राम के बराबर आया। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लेकर के बताया गया कि मेरे पास एक नाइट्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसके मास में 14 है ऊपर में इसका मास, तो हम अगर रिलेटिव एटॉमिक मास का बात करें तो ये सिंपल 14 होगा। अगर एवरेज एटॉमिक मास का बात करें, ठीक है, तो 14 AMU होगा। AMU भी मास ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर ही होता है, देखो, ठीक है। और अगर हम AMU का बात करें या फिर एक्चुअल एटॉमिक मास का बात करें तो ये कितना होता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन बताता है, ठीक है। अब अगर हम लोग ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बात करें तो ये एक्चुअल में ये मोलर मास भी होता है, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गया। अब हम क्या करते हैं कि मोल्स का बेसिक चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं मोल्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो जब मोल्स का कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। जब मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पे गिवन होगा कि मेरे पास मास गिवन होगा, तो हम गिवन मास अपॉन मोलर मास करके निकाल लेंगे। अब अगर मेरे पास पार्टिकल्स गिवन होगा तो पार्टिकल्स के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर लिखेंगे, अपॉन में एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा दूसरा फॉर्मूला बन गया पार्टिकल्स के लिए। एंड उसके बाद अब वॉल्यूम, अगर मेरा वॉल्यूम गिवन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन वॉल्यूम लिखेंगे, अपॉन में मोलर वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास जो मोलर वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 के बराबर होता है, ठीक है, मोलर वॉल्यूम। तो ये मेरा 3 फॉर्मूला हो गया जहाँ पे हम लोग मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर कहीं भी इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा तो वहाँ पे कितना होगा, इक्वल मोल्स होगा, ये है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ये लॉ। अब हमारी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट लॉज दिए हुए हैं, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहला, तो ये कौन दिया था, सबसे पहले लेवोशियर दिए थे 1789 में, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्टेटमेंट याद रखना इंपॉर्टेंट है थोड़ा। यहाँ क्या कहा जाता है कि मास को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर। ये क्या होता है, हमेशा कंजर्व होता है, ठीक है। और इसका एक्सेप्शन जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर रिएक्शन इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। वो एटम्स चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे ये चीज़ दिख जाएगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, इसमें क्या होता है कि साइंटिस्ट का नाम देख लो, ये जो हमारे प्राउस्ट है ना, ये दिए थे 1799 में। और ये क्या बताता है कि जो कंपाउंड होता है ना वो हमेशा कंटेन करता है सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्सेज। मतलब मैं समझाती हूँ क्या होता है। जैसे मान लो एक वाटर है, ठीक है, वाटर जब भी बनेगा ना वो हमेशा 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन से ही बनेगा, ठीक है। ये कभी भी, चाहे आप कोई भी सोर्स से ले लो, चाहे आप मिनरल वाटर ले लो, चाहे आप ऐसे नल का पानी ले लो, कहीं का भी पानी ले लो, ये जो होता है ना हमेशा H2O से ही मिलके बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि सोर्स को हम लोग यहाँ पे इरिस्पेक्टिव करते हैं, मतलब सोर्स को नहीं देखते बस, और कौन से मेथड से प्रिपेयर कर रहा है वो भी नहीं देखते बस ये देखते हैं कि वो जो कंटेन करता है ना वो एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन कंटेन करता है, ठीक है, ऑफ एलिमेंट बाय वेट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया सही से यार। इसमें भी एक लिमिटेशन है, वो क्या होता है कि आइसोटोप्स के लिए वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब देखो क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इससे कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी थोड़े बहुत फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो देखो ये डाल्टन दिए थे 1803 में, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जाता है कि व्हेन वन एलिमेंट कंबाइन विद द अदर एलिमेंट। जब देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक एलिमेंट जब क्या हो रहा है दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है, ठीक है, एलिमेंट से कंबाइन करता है, तो आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ये कंबाइन करता है तो वो अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास होता है ना एलिमेंट्स का, ठीक है, जब वो कंबाइन कर रहा है किसी दूसरे एलिमेंट के कांस्टेंट मास के साथ, तो वो क्या करता है, सिंपल रेशियो में कंबाइन करता है। जैसे कि ये भी अच्छे से समझ नहीं आया होगा, जैसे मैं बता रही हूँ। देखो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और एक है ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब ये दोनों कंबाइन कर रहा है तो सबसे पहले देखो ये कंपाउंड बना रहा है NO, ठीक है। इसमें एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि थोड़ा अलग वे में कंबाइन कर रहा है। क्या कर रहा है, सबसे पहले तो एक नाइट्रोजन ले लिया हम, 2 ऑक्सीजन ले लिया यहाँ पे, तो ये क्या किया, अब यहाँ पे मेरा दूसरा कंपाउंड बना दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, वापस से यहाँ पे 2 नाइट्रोजन ले लिया और 3 ऑक्सीजन ले लिया, तो ये अब जो मेरा कंपाउंड बनाएगा वो कैसा बनाएगा, अब थोड़ा अलग कंपाउंड बनाएगा। ये भी अलग बनाएगा, ये भी अलग बनाएगा, ये भी अलग, मतलब कि अगर हम इसको अलग अलग तरीके से कंबाइन करते हैं तो ये अलग अलग कंपाउंड बनाता है। और जितना भी कंपाउंड बना रहा है ये सब का सब कितना सिंपल होल नंबर रेशियो को
फॉलो करता है, ठीक है, सिंपल होल नंबर से एक दूसरे से कंबाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया, सही से समझ आ गया होगा। अब इसमें भी एक्सेप्शन है कि ये क्या होता है कि नॉट वैलिड फॉर नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड, मतलब वैसे कंपाउंड जो कि नॉन स्टोशियोमेट्रिक होते हैं, ठीक है, जिसके आगे स्टोशियोमेट्रिक नहीं लगा होता है, तो वो है ना इसको फॉलो नहीं करता, और ना ही इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होता है वो इसको फॉलो करता है, ठीक है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट सा एक और लॉ आता है, वो आता है गैसेस, ये लुजेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, ठीक है, ये लुजेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जब कोई भी गैस क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है या फिर प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है तो गैसेस हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि प्रोड्यूस जो होता है ना, दे डू इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, तो सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या होता है कि सिंपल रेशियो में कंबाइन होता है, और जितने भी गैसेस होते हैं वो क्या होता है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये चीज़ फॉलो होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बस वही बोला गया है कि जितने भी गैसेस या तो प्रोड्यूस होते हैं या फिर कंबाइन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन से, तो जब वो बनता है तो वो सिंपल रेशियो को ही फॉलो करता है, ठीक है, और सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ 1811 में एवोगैड्रोस दिए थे, ठीक है, और वो क्या बताते हैं कि जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, देखो इक्वल वॉल्यूम होता है गैसेस का सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो वो क्या करता है, कंटेन करता है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये आई थिंक 2023 का PYQ है, ठीक है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा गया था, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ तो मॉलिक्यूल्स होता, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आपने ध्यान में रखना। एंड इसके बाद देखो यहाँ पे है ना, सिंपल इसको ऐसे लिख दिया गया है कि जो गैसेस होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होता है, अगर वॉल्यूम इक्वल होता है तो मॉलिक्यूल्स इक्वल होता है, और हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि अगर मॉलिक्यूल्स इक्वल होता है तो नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होता है, ठीक है, और ये तो पता है कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है, ये एक हमारे साइंटिस्ट थे वो दिए थे। एंड इसमें क्या बोला गया है कि जब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट होता है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है सेपरेटली, ठीक है, किसी दो एलिमेंट से, ठीक है, जैसे कि मान लो मेरा एक ये एलिमेंट है, ये इससे और इससे क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है सेपरेटली, देखो अलग अलग तरीके से कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये जब कंबाइन कर रहा है, ठीक है, तो सेपरेटली कंबाइन कर रहा है, वो भी फिक्स रेशियो मतलब फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम इस दोनों को बाद में कंबाइन करेंगे तो वो भी क्या होगा, सिंपल रेशियो फॉलो करेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो बस यहाँ पे नॉर्मल ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इस एग्जांपल से देख लो समझ में आ जाएगा। ये एक कंपाउंड है, सॉरी ये एक एलिमेंट है, और ये इससे कंबाइन कर रहा है, ये इससे कंबाइन कर रहा है, अलग अलग रेशियो में कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो अब मतलब फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है, अब हम अगर इस दोनों को कंबाइन करें तो वो क्या करेगा, सिंपल रेशियो को फॉलो करेगा, ठीक है। ये देखो सिंपल होल नंबर रेशियो को फॉलो करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है मेन, ये होता है परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन में यहाँ पे मेरे पास क्या है, दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि मेरा आता है वेट परसेंटेज आता है, फिर आता है वॉल्यूम, सॉरी जस्ट वेट 1 सेकेंड, देखो यहाँ पे क्या आता है, वॉल्यूम परसेंटेज आता है, एंड देन उसके बाद आता है यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि इन तीनों का फॉर्मूलाज है ना, बस याद रखना बहुत आसान है। जैसे कि वेट परसेंटेज निकालना है तो हम जिसका वेट परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका वेट ऊपर लिखते हैं, अपॉन में टोटल वेट कर देते हैं, इंटू 100 हो जाता है, ठीक है। फिर अगर वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं तो वॉल्यूम ऊपर लिखते हैं जिसका निकालना हो, अपॉन में टोटल वॉल्यूम लिखते हैं, इंटू कर देते हैं 100 से। या फिर क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम करना होता है, तो जो वेट बाय वेट होता है ना जिसका निकालना हो उसका वेट अपॉन में टोटल वॉल्यूम इंटू 100 कर देते हैं। तो मेरे पास ये तीनों फॉर्मूला आता है, परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर आ जाता है। एंड इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये देखो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको जब स्टडी करते हैं तो देखो इसका ना जब मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कहा जाएगा तो कुछ मतलब परसेंटेज गिवन होता है एलिमेंट का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मुला अप्लाई कर देते हैं, बस सिंपल ये फॉर्मुला अप्लाई कर देते हैं 100 इंटू जो अटोमिक मास गिवन होता है एलिमेंट का वो, ठीक है, मीन्स अटोमिक मास तो कुछ तो होगा एलिमेंट का, तो वो लिख देंगे, अपॉन में वो जो परसेंटेज गिवन है ना हम उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। तो मेरा यहाँ पे क्या निकल जाता है, मॉलिक्यूलर मास मेरा निकल के आ जाता है। फिर देखते हैं एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास। देखो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ना, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे देखो एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल को, ठीक है, एक्चुअल कितना में होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है ग्लूकोज का, ये देखो ये ग्लूकोज है मेरे पास C6H12O6, ये मेरे पास क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो हम क्या करें, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख रहे हैं तो C6H12O6 ही होता है, लेकिन अगर हम इसका सिंपलेस्ट फार्मूला देखें, सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें तो ये कितना आ जाएगा, C1H2O1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये सिंपलेस्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, ये एक्चुअल में जो होना चाहिए उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। देखो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला होता है। देखो
मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो n होता है ना, ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि अगर मान लो कि मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, ठीक है, और एम्पेरिकल फार्मूला मास दोनों का गिवन है, ठीक है, दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर मेरे पास गिवन है और मेरे को बताना है कि एम्पेरिकल फार्मूला कितना होगा, तो डिवाइड कर देंगे n से। ठीक है, और अगर एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है मेरे पास और मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होगा, तो अगर ये बताने के लिए हमको अगर हमको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पता है तो हम उसको उससे इंटू कर देंगे तो मिल जाएगा मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग गैस के बारे में देखते हैं थोड़ा। गैस भी जो होता है ना वो तो दो टाइप का होता है, एक आइडियल गैस होता है, एक होता है रियल गैस। तो आइडियल गैस जो होता है ना वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है, जैसे कि PV इक्वल टू NRT। ठीक है, ये जो होता है ना PV इक्वल टू NRT, इसको फॉलो किया जाता है। और जो रियल गैस होता है वो इसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, PV इक्वल टू NRT इसको फॉलो नहीं करता है। देखो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब मेरे पास क्या आता है कि हम इसमें जो R है ना, R, ये जो R होता है ये क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं गैस कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो गैस कांस्टेंट होता है ना, इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, ये वेरी करता है, क्या हम यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। जैसे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन हम लोग तब यूज़ करते हैं जब मेरा क्या हो, ये सारा गिवन हो किसमें, ऐसा यूनिट के टर्म्स में। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रेशर भी है पास्कल में है, ठीक है, और वॉल्यूम भी मेरा मीटर क्यूब में है। ठीक है, तो हम इसको तब यूज़ करते हैं। फिर हम दोबारा इसको यूज़ करते हैं 1/12 के फॉर्म में। कब यूज़ करते हैं, जब मेरा प्रेशर किस में हो, ATM में हो या फिर बार में हो। ठीक है, तब यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ आता है यहाँ पे 2 कैलोरी केल्विन पर मोल। ठीक है, इसको हम लोग तब यूज़ करते हैं जब प्रेशर मेरा डाइन में हो और वॉल्यूम मेरा सेंटीमीटर क्यूब में हो। ठीक है, यहाँ ये चीज़ आ गया। अब आगे देखो, ये आइडियल गैस इक्वेशन है यहाँ पे मेरा PV इक्वल टू NRT। अब मेरे पास n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वही चीज़ को पुट कर दिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और यहाँ पे सेम टू सेम फॉर्मूला रहने दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हैं। ये जो मेरा है ना, इसको यहाँ पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, एंड उसको नीचे लेके आ रहे हैं वॉल्यूम को। तो यहाँ पे हम इंटरचेंज करके ये लिख दिए PM इक्वल टू W अपॉन V, इधर RT। अब देखो क्या होता है कि मास अपॉन में वॉल्यूम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं ना। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, PM इक्वल टू DRT, यानी कि डेंसिटी है और R है और T है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला मेरा कितना आ गया, PM अपॉन RT, ये मेरा डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। फिर यहाँ पे क्या है, फॉर सेम गैसेस, अगर मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, सेम गैसेस को देख रहे हैं। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ अ गैस इज हाईएस्ट। अब हम डेंसिटी का बात करें कि कब वो हाईएस्ट होगा, तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, तो जब प्रेशर हाई होगा तो डेंसिटी हाई होगा। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो यानी कि टेम्परेचर जितना कम होगा उतना डेंसिटी ज़्यादा होगा। ये चीज़ हो गया, तो यहाँ पे ये चीज़ खत्म हो गया। अब देखो बात करते हैं वेपर डेंसिटी के बारे में। वेपर डेंसिटी क्या होता है, एक तरह से ये रिलेटिव डेंसिटी होता है। क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले जो डेंसिटी ऑफ गैस होता है, ठीक है, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस से। ठीक है, वो भी सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो यानी कि ये क्या है, रिलेटिव डेंसिटी है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डेंसिटी जो होता है गैस का, उसको डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो मेरा क्या आ जाता है, वेपर डेंसिटी आ जाता है। ठीक है, और देखो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस अगर हम निकालते हैं तो बेसिकली निकाला कैसे जाता है, मोलर मास ऑफ गैस, उसको डिवाइड कर दे रहे हैं 2 से। ठीक है, फॉर्मूला एक्चुअल में ये होता है। ठीक है, तो मेरा वेपर डेंसिटी कैलकुलेट हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं आगे स्टोइचियोमेट्री। तो स्टोइचियोमेट्री जो कॉन्सेप्ट होता है ना, बेसिकली ये क्वेश्चन सॉल्व करके ज़्यादा समझ आएगा। स्टोइचियोमेट्री क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो कोफिशिएंट्स होता है ना, बेसिकली उसको स्टोइचियोमेट्री कहा जाता है। तो वो क्या करता है, एक्चुअल में मेजर करता है, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या फिर कितना प्रोडक्ट जो चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, ये अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ बैलेंस केमिकल रिएक्शंस में। जो क्वेश्चंस बनते हैं सिंपल स्टोइचियोमेट्री के बेसिस पे भी बनता है। ठीक है, ये चीज़। और इसमें क्या होता है कि जब सिंपल स्टोइचियोमेट्री में क्या होता है कि कितना रिएक्टेंट और कितना प्रोडक्ट है गिवन, उसमें कितना चेंजेस आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे समझ आएगा ये चीज़ है। ठीक है, एंड हम क्या देखते हैं उसके बाद, एक और कॉन्सेप्ट आता है प्योरिटी कॉन्सेप्ट। प्योरिटी में क्या होता है कि एक्चुअल में जितना रिएक्टेंट है, उतना जितना रिएक्ट कर रहा है, उसमें से कितना प्योर है और कितना इम्प्योर है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एंड उसके बाद आता है एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट। एफिशिएंसी मीन्स की क्या होता है कि जैसे मान लो कि हम दिन के 7 आवर्स स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मेरा एफिशिएंट आवर्स कितना हो गया, मान लेते हैं कि 4 आवर्स होता है, वो मेरा एफिशिएंट स्टडी हो रहा है। ठीक है, तो बस इसमें भी वही हो रहा है कि रिएक्शंस कितना हो रहा है, लेकिन उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सही सही कितना बन रहा है। ठीक है, एफिशिएंसी उसका कितना है, तो वहाँ पे यील्ड और एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। एंड इसके बाद आता है एक लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। लिमिटिंग रिएजेंट में क्या होता है कि एक जो होता है ना रिएक्टेंट,
वो क्या होता है कि हमेशा जो होता है ज़्यादा होता है और एक रिएक्टेंट क्या होता है वो हमेशा कम होता है। तो जो ज़्यादा वाला होता है वो पहले खत्म हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। ज़्यादा वाला पहले खत्म नहीं होता, सॉरी, वहाँ पे वो जो होता है ना मतलब कि उसका रिएक्शन उस टाइप से होता है कि एक जो होता है वो पहले खत्म हो जाता है, तो जो पहले खत्म होता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर देता है, लिमिट कर देता है रिएक्शंस को वहीं पे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आता है प्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो प्योरिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखो, मास ऑफ रिएक्टिंग सैंपल या फिर मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज तो होता ही है ना। तो यहाँ पे दो तरह के क्या होता है, क्वेश्चन फ्रेम होता है। पहला टाइप का जो क्वेश्चन फ्रेम होता है उसमें क्या होता है कि हमें सैंपल गिवन होता है, प्योरिटी परसेंटेज भी गिवन होता है। बस क्या होता है कि प्योर रिएक्टेंट जो होता है ना उसको निकालना होता है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ये वाला परसेंटेज बाय 100 इंटू सैंपल। ठीक है, जितना गिवन सैंपल होगा उसको इंटू कर देते हैं तो मेरा निकल जाता है। और ये जो होता है ना प्योर रिएक्टेंट, ये डिसाइड करता है मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कितना प्रोडक्ट बनेगा उसको डिफाइन करता है, एंड अदर्स। ठीक है, ये चीज़ आ जाता है मेरे पास। अब हम देखते हैं टाइप 2 वाला क्वेश्चन। टाइप 2 वाले क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले कि वैल्यू ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो मेरा गिवन होता है। ठीक है, कि कितना मेरे पास मास है प्रोडक्ट का वो गिवन है। अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिक स्टोइचियोमेट्री से मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट को कैलकुलेट करते हैं और साथ में परसेंटेज प्योरिटी जो होता है वो कैसे कॉन्टैक्ट मतलब कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट अपॉन में सैंपल और इंटू करते हैं 100 से। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसको ऐसे लिख दे रही हूँ। ठीक है, इसको इंटू से कर रहे हैं 100 से, तो ये मेरा निकल जाता है परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, एंड इसके बाद आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, वो होता है यील्ड कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, दो तरीके से होता है, एक होता है थ्योरेटिकल यील्ड, एक होता है एक्चुअल यील्ड। देखो, हम लोग भी जब स्टडी करते हैं तो बोलते हैं ना कि 7 आवर्स पढ़ लिए यार, 7 आवर्स मेरा थ्योरेटिकल है, लेकिन एक्चुअल कितना सही तरीके से पढ़े वो होता है 7 आवर्स तो थ्योरेटिकल होता है, लेकिन एक्चुअल कितना सही से पढ़े वो होता है एक्चुअल यील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड हो गया, एक्चुअल यील्ड हो गया। थ्योरेटिकल यील्ड हम लोग क्या करते हैं, बेसिक स्टोइचियोमेट्री के थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो एक्चुअल यील्ड होता है इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा किससे, एक्चुअल यील्ड से हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट जो होता है ना उसका फॉर्मूला अगर हम देखें, तो फॉर्मूला अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि देखो कि एफिशिएंसी और यील्ड परसेंटेज जो होता है ना, यहाँ पे क्या आता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, जो एक्चुअल यील्ड होगा हम उसको लिखेंगे अपॉन में थ्योरेटिकल यील्ड और उसको इंटू कर देंगे किससे, 100 से। यहाँ पे सही से लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख दे रही हूँ, इसको इंटू कर देते हैं 100 से। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या आता है कि ये 3 कॉन्सेप्ट तो हो गया। अब इसके बाद आता है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट में क्या होता है, कंडीशन व्हेन अमाउंट ऑफ वन रिएक्टेंट इज मोर देन द वन रिएक्टेंट इज गिवन। मीन्स देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो मैं इसको थोड़ा सही से बता रही हूँ। ठीक है, देखो मान लो मेरे पास क्या है, ए है एक और ये बी है। ठीक है, ये दो रिएक्टेंट है, मिल करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज कि सी और डी मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो मान लो कि ये भी कुछ है, ये भी कुछ है। ठीक है, इसके आगे मैं एक सिंपल स्टोइचियोमेट्री 2 लगा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, जब 2 ए यूज़ होगा तो एक बी यूज़ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला मान लो कि पहले ख़त्म हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दो यूज़ हो रहा है, ये तो अकेला यूज़ हो रहा है, तो ये खत्म हो गया और ये कुछ ना कुछ बाकी है। तो मेरा ये जो पहला खत्म हो गया इसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रीएजेंट बोल देंगे। ठीक है, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो लिमिटिंग रीएजेंट इसको बोल दिया। तो यहाँ पे लिमिटिंग रीएजेंट को देखो डिफाइन भी किया हुआ है, डिफाइन एज द रिएक्टेंट जो कि क्या करता है, अंडरगो 100% यूटिलाइजेशन या कंज्यूम। 100% ये यूटिलाइज हो गया और कंज्यूम हो गया रिएक्शन में। ठीक है, पहले, और ये क्या करता है, लिमिट करता है प्रोडक्ट ऑफ अदर रिएक्टेंट। अब जब ये खत्म हो जाएगा तो आगे प्रोडक्ट बनना भी तो बंद हो जाएगा ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा, तो ये क्या कर देता है, लिमिट कर देता है रिएक्शन को। ठीक है, एंड इसके बाद हम देखते हैं मेरे पास एक आता है एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट क्या था, वो जो सेकंड वाला था ना मेरा बी, ठीक है, वो क्या है, वो एक तरह से एक्सेस रिएजेंट है, क्योंकि वो क्या है कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी वो बचा रह गया। ठीक है, वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सेस रिएजेंट बोल देते हैं। आफ्टर द रिएक्शन, तो अब हम देखते हैं कि रिएक्शन खत्म होने के बाद क्या होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये तो पूरा कंज्यूम हो गया। लेकिन जो एक्सेस रिएजेंट होता है वो क्या होता है, नॉट इज इक्वल टू 0, ये कुछ ना कुछ रहता ही है। ठीक है, अब ये जितने सारे सॉल्व हो गए इनके न्यूमेरिकल्स, वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो बेसिक स्टोइचियोमेट्री लगा के हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एक लिमिटिंग रिएजेंट का है ना दिया हुआ है कि अगर मोल्स वाला केस होता है तो जब हम उसमें सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है ये मेरे पास, ये चीज़ कि नंबर ऑफ मोल्स जो गिवन होता है रिएक्टेंट का उसको डिवाइड कर देते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो होता है आ जाता है कि कितना मेरे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। ठीक है, वो होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये निकाल देते हैं। एंड इसके बाद अब कुछ बेसिक चीज़ आता है, देखो ये चीज़ मेरे पास क्या है, जैसे टेम्परेचर में मेरे पास 3 स्केल दिया हुआ रहता है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन स्केल। ठीक है, फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू होता है वो वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक, 32 डिग्री से लेकर के 212
212 डिग्री तक वैल्यू मतलब वो वेरी करता है। फिर सेल्सियस वाला 0 से लेकर के 100 डिग्री तक, और कैल्विन वाला 273 से लेकर के 373 कैल्विन तक वेरी करता है। एंड उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर स्केल में ये 2 फॉर्मूले जो होते हैं ना कन्वर्जन के लिए होते हैं, ठीक है। देखो मेरे पास क्या है कि डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और कैल्विन में बताना है कि कैल्विन में टेम्परेचर कितना होगा, तो 273 से हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। उसके बाद मेरे पास क्या है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में कोई मेरे पास गिवन है, बताना है फ़ारेनहाइट में वो कितना होगा, तो हम इसको इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, मेरा डिग्री फ़ारेनहाइट निकल जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आता है न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस। न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस तो बहुत आसान है, ये तो बस याद ही करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि 10⁻⁻1 हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं डेसी। फिर यहाँ पे सेंटी हो गया, ये मिली हो गया, माइक्रो हो गया, ये नैनो हो गया, ये पीको हो गया, ये फेम्टो हो गया, ठीक है। इतना सही हो गया। फिर देखो यहाँ पे क्या है, ये डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, ये, और 10⁻10 जो होता है ना, ये एंगस्ट्रॉम में होता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गया चीज़ है। एंड उसके बाद आता है क्या, आता है डेसिमल शिफ्टिंग। मतलब मान लो कि कोई एक इक्वेशन है, ठीक है, उसमें हम क्या करें, डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं, तो जब हम लेफ्ट मूव कराएंगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा, पावर मेरा इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और जो डेसिमल को अगर हम लोग राइट मूव कराते हैं, तो पावर मेरा क्या होता है, डिक्रीज़ करता है, ठीक है। एंड इसके बाद आता है क्या, राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट। राउंडिंग ऑफ बहुत आसान है, इसमें अगर कोई भी वैल्यू 5 से छोटा होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, 5 से बड़ा होगा तो +1 कर देंगे। अगर 5 के इक्वल में होता है, ठीक है, तो हम उसके पहले वाला वैल्यू डिजिट देखते हैं, वो इवन है या ऑड है। अगर मान लो वो ऑड है तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1 से। अगर इवन होगा तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे, खत्म, राउंडिंग ऑफ। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो और भी ईजी है। देखो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि देखो जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, ठीक है, वो हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे मान लो ये है 1 2 4 5, यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो है सारा का सारा, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ठीक है। फिर देखो जीरो इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। देखो यहाँ पे क्या जीरो है लेकिन 2 नॉन जीरो के बीच में है, ठीक है। ये देखो ये देखो ये देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। फिर जीरो लेफ्ट टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। मीन्स देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ऐसा केस रहा कि मेरे पास क्या है, जीरो तो है लेकिन वो नॉन जीरो के लेफ्ट साइड है, ठीक है, नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में है, तो वो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। इसलिए यहाँ पे टोटल हम लोग इसको ही सिग्निफिकेंट कंसिडर कर रहे हैं। और देखो अगर डेसिमल में भी हुआ तब भी ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा, इसलिए हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट में कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो जीरो जो कि राइट में होता है, ठीक है, अगर ये इस वाले तरह मतलब ऐसे हुआ कि यहाँ पे मेरा 1 2 4 5 है और उसके बाद डबल जीरो है, तो ये मेरा क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है, ये वाला चीज़। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, डेसिमल को यहाँ पे लिख देंगे, तो डेसिमल लगाने के बाद क्या हो जाता है, ये सिग्निफिकेंट में काउंट होना स्टार्ट होता है, तब हम कहते हैं 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, क्या देते हैं ना, अगर कि मेरे पास क्या है, 1 डजन है, 1 डजन है, क्या देते हैं ना हम लोग कि मेरे पास 1 डजन है, तो उसमें कितना होता है, 12 ना होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इसका अगर सिग्निफिकेंट कोई बोले लिखने के लिए, तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा चैप्टर पूरा पूरा खत्म होता है। देखो मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। बाय बाय।